नमस्कार छात्रों, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 लेसन 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत। छात्रों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं सिद्धांत से टॉपिक है आज हमारा मांग के निर्धारक तत्व, मांग फलन एवं मांग का नियम। आज हम इन तीनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। छात्रों, वीडियो नंबर 4 में हमने मांग की विभिन्न धारणाओं के बारे में पढ़ा। छात्रों, आज के टॉपिक को पूर्व के वीडियो के टॉपिक से लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि जो मांग का टॉपिक है वो बड़ा है और इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट में बांट कर पढ़ाया है ताकि इसके हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें। और पूर्व के वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक पहला है मांग के निर्धारक तत्व। छात्रों, मांग के क्या होता है, मांग का क्या अर्थ होता है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता निश्चित समय निश्चित कीमत पर खरीदने की इच्छा व क्षमता रखता है। तो मांग तो वो मात्रा हमने सीख ली, लेकिन अब ये जो मांग की मात्रा क्या होगी, मांग की मात्रा ज़्यादा होगी कि कम होगी, ये किस पर निर्भर करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मांग की मात्रा को निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला होता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, इसे Px से हम डिनोट करेंगे। वस्तु की कीमत यानी किसी वस्तु की खुद की जो कीमत होती है वो उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है। अगर कीमत ज़्यादा है तो मांग कम और कीमत कम है तो मांग ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, इसे हम y से डिनोट करेंगे। उपभोक्ता की आय यानी वो व्यक्ति जो मांग कर रहा है उसकी स्वयं की जो आय है वो भी मांगी गई मात्रा को निर्धारित करती है। अगर उसकी आय ज़्यादा है या बढ़ रही है तो मांग की ज़्यादा करेगा और आय कम हो रही तो मांग कम करेगा। फिर तीसरा पॉइंट है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुएं यानी कि जो वस्तु वो बाज़ार में खरीदने गया है उससे संबंधित वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन वस्तु, जैसे वो चाय है खरीदने, बाज़ार में चाय खरीदने गया है, चाय की प्रतिस्थापन वस्तु कॉफ़ी है, उसकी कीमत उसको प्रभावित करती है। और स्थानापन्न वस्तुओं में पूरक वस्तुएं आती हैं, यानी वो वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए आवश्यक होती, जैसे कि बैट और बाल। अगर बच्चे बैट खरीदते हैं तो उन्हें बाल भी खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि पेन और इंक, पेन हम खरीदेंगे तो हमें इंक भी खरीदनी है। तो इन वस्तुओं की जो कीमत होती है वो भी वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रभावित करती है। इसके बाद है रुचि, फैशन, और प्राथमिकता। रुचि, फैशन और प्राथमिकता, इसके अंतर्गत इसको हम टी यानी कि टेस्ट, और इसको छात्रों पी आर प्राइस ऑफ रिलेटिव थिंग्स, उससे डिनोट करते हैं। तो रुचि, फैशन और प्राथमिकता, अगर किसी व्यक्ति की रुचि उस वस्तु में है तो उसकी मतलब वो जाहिर सी बात है उसकी मांग की मात्रा ज़्यादा होगी। फैशन में कोई चीज़ है तो वो ज़्यादा बाज़ार में खरीदी जाती है। किसी चीज़ की प्राथमिकता यानी कि व्यक्ति उस समय किस चीज़ को प्राथमिकता देता है उसकी अधिक मात्रा लेता है। उसके बाद है जनसंख्या का आकार। छात्रों, यहाँ पर हम ये पांचवा पॉइंट पढ़ने से पहले ये बता दें कि ये जो 4 पॉइंट हैं, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत और रुचि, फैशन और प्राथमिकता, ये जो मांग के निर्धारक तत्व हैं इन्हें व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व कहा जाता है। यानी कि ये व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। इसके बाद है
जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है यानी कि लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, और ख़रीदने वाले कम है यानी जनसंख्या कम है तो मांग कम होगी। जनसंख्या का आकार, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसके बाद है आय का वितरण। आय का वितरण का मतलब है कि जो समाज में जो आय है वो वहाँ रहने वाले लोगों में किस प्रकार वितरित है, यानी कि समान आय वितरण है कि असमान आय वितरण, यानी सभी के हाथों में आय या क्रय शक्ति है या नहीं है। इसका प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। इसे हम YD से डिनोट करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट हैं ये व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं, और ये पूरे जो 6 पॉइंट हैं ये बाजार मांग को, बाजार का मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो जनसंख्या का आकार और आय का वितरण, ये दोनों चीज़ें बाजार मांग में जुड़ जाती हैं, यानी बाजार मांग का निर्धारण करती हैं, निर्धारक, और ये व्यक्तिगत मांग का निर्धारक। तो छात्रों, ये वो बिंदु हैं, ये वो बातें हैं जो किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी, कम या ज़्यादा, उसको प्रभावित करती हैं या निर्धारित करती हैं। अब हमारा पॉइंट है, अगला टॉपिक है मांग फलन। मांग फलन, मांग फलन एक तकनीकी शब्द है जो वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों में क्रियात्मक संबंध को बताता है। तो मांग फलन में हम पहले फलन का अर्थ समझ लेते हैं कि फलन क्या होता है। फलन का अर्थ, गणित में जब कोई राशि का मान एक या अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो इस संकल्पना को व्यक्त करने के लिए फलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसी एक राशि का मान, जैसे इसको अभी हम आपको इस समीकरण से समझाते हैं कि एक राशि का मान अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो उसे फलन कैसे कहते हैं। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा मांग है, किसी भी वस्तु की ये मांग है, ये वस्तु है। अब वो किस पर निर्भर करती है, निर्धारित करती है, पहला Px Y PR T N Y D। तो ये जो तत्व हैं इनका जो प्रभाव किस पर पड़ता है, x पर, यानी x क्या है, वस्तु की मांग, वस्तु की मांग। ये इसकी जो मात्रा है कम होगी या ज़्यादा होगी वो किस पर निर्भर करती है, इन राशियों पर, इन राशियों पर निर्भर करती है। तो ये जो x है ये इनका क्या है, FF यानी फंक्शन, इनका फंक्शन है, इनका फलन क्या है, x है, इन राशियों का। तो छात्रों, आपने समझा कि एक राशि का मान मतलब ये बढ़ेगा या घटेगा, ये किस पर निर्भर करता है, जो मांग के निर्धारक तत्व हैं, और इनको, इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए ही ये फलन शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो हमने समीकरण अभी यहाँ तैयार किया है, इसी समीकरण को हम कहते हैं मांग फलन का समीकरण। इसको हम ऊपर लिखते हैं, मांग फलन का समीकरण। तो ये अब आपने समझा कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन एक टेक्निकल शब्द है जो वस्तु की जो मांग है और उसके निर्धारक हैं उनमें क्रियात्मक संबंध बताता है। क्रियात्मक संबंध का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, मतलब इसमें इसकी वैल्यू या इस राशि के मान में वृद्धि या कमी होने पर इस राशि की मान में कमी या वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन वस्तु की मांग और वस्तु के जो मांग के निर्धारक तत्व हैं उनके आपसी जो संबंध है, कौन सा किस प्रकार का आपसी संबंध है, क्रियात्मक संबंध। क्रियात्मक संबंध
यानी कि अगर निर्धारक तत्वों में वृद्धि हो रही है, निर्धारक तत्वों की बात का या उसकी वृद्धि या कमी का प्रभाव किस पर पड़ेगा? भाव मांग पर पड़ता है, और यही चीज़ मांग फलन कहलाती है। तो छात्रों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना है कि जिस राशि का मान निर्भर करता है अन्य राशियों पर, तो उसमें किसको क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर जो x है, इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है? इन राशियों पर, px, y, pr, t, n, y, d, इन राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर ये इन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है? इसका परतंत्र परिवर्त है, परतंत्र परिवर्त। इसको हमारे अर्थशास्त्र में कहा जाता है, जो निर्भर करता है। और ये राशियाँ जो पहले से दी हुई होती हैं, पहले से पता होती हैं कि भाई ये बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, तो उससे ये प्रभावित होता है। तो ये जो राशियाँ होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र परिवर्त। ये हमारा जो पाठ है, उस पाठ में भी बताया गया है कि स्वतंत्र परिवर्त क्या होता है और परतंत्र परिवर्त क्या होता है। स्वतंत्र परिवर्त वो होता है जिसका मान जो है, इनका जो मान है वो पहले से दिया रहता है, पहले से दिया रहता है, और ये इस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी कि ये बढ़ता है या घटता है, तो ये बढ़ेगा या घटेगा। और इन दोनों का जो संबंध है वो क्या है? फंक्शन है, फलन है। तो छात्रों, इन निर्धारक तत्वों का मांग पर दोनों के बीच में क्रियात्मक संबंध के द्वारा किस प्रकार का मांग फलन प्राप्त होता है, उसको हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। उसका पहला है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी, और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। ये तो हम जानते ही हैं सामान्यतः कि पहले किसी भी वस्तु की मांग किससे प्रभावित होती है? अपनी ही वस्तु की कीमत से। जिस वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं, अगर उसकी कीमत बाज़ार में ज़्यादा है तो मांग में कमी होगी, और कीमत कम है तो उसके मांग में वृद्धि होती है। तो हमें किस प्रकार का मांग वक्र प्राप्त होगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि OX पर मांग क्या है? परतंत्र परिवर्त, और कीमत क्या है? स्वतंत्र परिवर्त। इसको हमको छात्रों ध्यान रखना है कि OX आधार रेखा पर ही हमें मांग परतंत्र परिवर्त को दर्शाना है, और OY पर हमें सभी स्वतंत्र परिवर्त को दर्शाना है। तो अब हम यहाँ पर इसको वक्र के द्वारा देखते हैं कि ये फलन हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये OY, ये P कीमत है, Q मांगी जाने वाली मात्रा है। अगर बाज़ार में कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमत में वृद्धि हो गई, तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई, वो Q1 पे आ गया। अगर बाज़ार में ये P1, अगर कीमत में कमी हो गई P2, तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार बाजार में इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये मांग वक्र प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार बाजार में जो वस्तु की अपनी कीमत होती है वो वृद्धि होगी तो मांग में कमी, और कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। तो कीमत और मांग में किस प्रकार का संबंध हमें यहाँ मिल रहा है? ऋणात्मक संबंध। और जो हमें वक्र प्राप्त हो रहा है वो कैसा वक्र प्राप्त हो रहा है? नीचे की ढाल वाला। इसके बाद दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तुओं में जो वस्तु हम खरीदने गए हैं उससे दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनके, एक स्थानापन्न वस्तु और दूसरी पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु
ये वे वस्तुएं होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए की जाती है। यानी कि अगर वो वस्तु नहीं है तो हम जब दूसरी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी वो आवश्यकता पूरी हो रही है जिसके लिए हम पहली वस्तु का प्रयोग कर रहे थे। इसके उदाहरण जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय पीते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी होती है, कॉफ़ी पीते हैं तो नींबू शिकंजी और कोका कोला, यानी दोनों हम ठंडक के लिए पीते हैं, चाहे नींबू शिकंजी पी ले चाहे कोका कोला। तो यहाँ पर जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की कीमत मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी स्थिति में क्या होता है कि इसको हम इस प्रकार समझते हैं, स्थानापन्न वस्तु और सब वस्तु की मांग, इनमें क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और कीमत में कमी होने पर मांग में कमी हो जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे इस नींबू शिकंजी और कोका कोला का उदाहरण दिया गया है कि अगर कोका कोला पीता है और कोका कोला की कीमत बढ़ जाती है तो वो नींबू शिकंजी पीने लगता है, और अगर कोका कोला यानी कि कीमत इसकी बढ़ी है तो मांग इसकी बढ़ गई है, और अगर कोका कोला की कीमत कम हो जाती है तो वो नींबू शिकंजी को छोड़कर कोका कोला पीने लगता है। मतलब कि इसकी कीमत बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है और कोका कोला की कीमत घटने पर नींबू शिकंजी की मांग कम हो जाती है। यानी कि स्थानापन्न वस्तु में कि वस्तु की जब एक वस्तु की कीमत बढ़ रही तो स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और एक वस्तु की कीमत अगर कम हो रही तो स्थानापन्न वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि हमें मांग वक्र कैसा प्राप्त होगा। ये OP जो है, पहले कीमत पर वस्तु की OQ मात्रा मांगी जा रही है। अब कीमत में स्थानापन्न वस्तु की कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर संबंधित वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो गई। समझ में आया छात्रों कि संबंधित वस्तु की मांग भी, यानी इसकी कीमत बढ़ी तो इस वस्तु की मांग बढ़ गई, यानी इसको छोड़कर इस वस्तु की ओर आ जाते हैं। इसके बाद अगर मांग कम हो गई तो वस्तु की जो संबंधित वस्तु है इसकी मांग कम हो जाएगी तो उपभोक्ता इसको ज़्यादा खरीदने लगेगा और इस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। तो हमें मांग वक्र कैसा प्राप्त होता है, इस प्रकार का ऊपर धनात्मक प्रवृत्ति का मांग वक्र प्राप्त होता है। यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं और मांग में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। फिर है पूरक वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं। पूरक का मतलब मालूम है कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु आवश्यक होती है तभी वो काम होता है। यानी कि जैसे हमें गाड़ी से जाना है कहीं तो उसके लिए कार भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। हमें क्रिकेट खेलना है तो बैट भी चाहिए और बॉल भी चाहिए। और अगर हमें एनर्जी के लिए चाय पीनी है तो हमें चाय की पत्ती और चीनी दोनों चाहिए। तो इस प्रकार पूरक वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूरक वस्तु की मांग, अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, और एक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो कार की मांग में भी कमी हो जाती है, और अगर पेट्रोल के दाम हो गए हैं तो कार की मांग भी बढ़ जाती है। इसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं छात्रों, जैसे एक वस्तु है और यहाँ पर पूरक वस्तु की मांग, इस वस्तु से पूरक वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होती है। इस वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि, तो वस्तु की जो मांग है इसमें क्या हो जाएगी, कमी। इसकी कीमत में, वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कमी हो रही है तो इसकी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि पूरक वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र कैसा प्राप्त होता है। पूरक वस्तुओं की स्थिति में OP पर मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। अब यहाँ पर एक वस्तु जो पूरक वस्तु है इसकी क्या बढ़ गई, कीमत बढ़ गई,
कीमत, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर संबंधित वस्तु की मांग क्या हो गई? कम हो गई, Q1। और फिर यहाँ पर उसकी कीमत गिर गई तो इसकी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर संबंध जो दूसरी वस्तु संबंधित है उसकी मांग में कमी हो जाती है। तो हमें मांग वक्र कैसा प्राप्त होता है? ये नीचे की ओर गिरता हुआ ढलात्मक मतलब ऋणात्मक ढाल वाला। तो पूरक वस्तुओं में कीमत और दो संपूरक वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। उसका जो फलन हमें प्राप्त होगा वो ऋणात्मक फलन होगा। इसके बाद आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय जो है वो भी, उसके लिए भी हमें दो वस्तुओं के संदर्भ में पढ़ना होता है कि उपभोक्ता की, ये तो सामान्यतः बात होती है कि अगर हमारी आय बढ़ रही है तो हम वस्तु की अधिक उपभोग करते हैं, और अगर आय कम हो रही है तो हम कम उपभोग करते हैं। लेकिन वस्तुओं की इस किस्म के आधार पर उपभोक्ता की आय उसको मांग फलन को प्रभावित करती है। तो ये वस्तुएं कैसी होती हैं? पहली है सामान्य वस्तु और दूसरी है घटिया वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं। पहले हम सामान्य वस्तु को देखेंगे। सामान्य वस्तुएं ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, यानी प्रतिदिन जिनका हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे फल सब्जी, दूध, कपड़े, मोबाइल, टीवी आदि। छात्रों, फल सब्जी, दूध, कपड़े हम सब सामान्यतः जानते हैं कि अगर हमारी आय में वृद्धि होती है तो इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, और अगर हमारी आय कम होती है तो इनकी मात्रा में हम कमी कर देते हैं। तो इस प्रकार से आय और सामान्य वस्तु की जो मांग होती है उसमें कैसा संबंध होता है? सामान्य वस्तु की मांग, आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग क्या होगी? इसमें भी वृद्धि हो जाएगी, और आय में कमी होने पर सामान्य वस्तु की जो मांग है इसमें भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इसके आधार पर हम देखते हैं कि मांग वक्र कैसा प्राप्त होता है। OP ये सामान्य, यहाँ पे हमने स्वतंत्र परिवर्त उसको दर्शाया है जो कि आय है। ये OP ये आय है, उस पर मांग कितनी है? OQ। और अब क्या हो गई? आय बढ़ गई। जब आय बढ़ जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये OP1 OQ1। और जब आय में कमी आ जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से मांग वक्र हमें कैसा प्राप्त होता है? ये धनात्मक, यानी ऊपर की ओर जाता हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि उपभोक्ता की आय और सामान्य वस्तु की जो मांग होती है इनके बीच का जो फलन होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा संबंध इसमें पाया गया है? धनात्मक, यानी आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ रही है और आय में कमी आने पर सामान्य वस्तु की मांग में कमी आती है। आप देखेंगे कि उपभोक्ता की आय घटिया वस्तुओं की स्थिति में किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो घटिया वस्तुएं छात्रों, घटिया वस्तुओं को ही गिफिन वस्तुएं भी कहते हैं। गिफिन वस्तुएं यानी गिफिन नाम के अर्थशास्त्री ने जो कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं थी, यानी जिनकी गुणवत्ता में कमी होती थी, ऐसी वस्तुओं को उन्होंने घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु के दायरे में रखा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यानी हर उपभोक्ता जो होता है, जब उसकी आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तु या साधारण तौर पर जब आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। लेकिन घटिया वस्तुएं जिनकी गुणवत्ता में कमी होती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनके उपभोग में वो कमी कर देता है, उनको खरीदने में कमी करके उन वस्तुओं को जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उनका प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय में वृद्धि का घटिया वस्तुओं, गिफिन वस्तुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे ये खाद्यान्न है, ज्वार और बाजरा, मोटा कपड़ा या घटिया वस्तु के दायरे में बीड़ी भी आती है। तो ज्वार और बाजरा के बजाय उपभोक्ता आय बढ़ने पर गेहूं का प्रयोग करेगा, मोटे कपड़े की बजाय अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का प्रयोग करेगा, बीड़ी के बदले वो सिगरेट जैसी वस्तु का प्रयोग करने लगता है। तो अब हम देखेंगे कि आय में वृद्धि का गिफिन वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। गिफिन वस्तुएं,
तो आय में जब वृद्धि हो रही है तो गिफिन वस्तुओं का प्रयोग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब आय में कमी हो जाती है, आय कम हो जाती है, तो इन वस्तुओं का प्रयोग क्या होने लगता है, इन वस्तुओं की, यहाँ गिफिन वस्तुओं का कम प्रयोग, यानी कि मांग में कमी, मांग में कमी। और अगर आय में कमी हो जाती है तो इनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। तो अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमें मांग वक्र कैसा प्राप्त होगा, कि यहाँ पर घटिया वस्तु OP और OQ मात्रा प्रयोग हो रही है आय, इस आय पर, और अगर आय बढ़ जाती है तो इसकी जो मात्रा है इसमें क्या हो जाती है, कमी कर दी जाती है। और अगर आय कम हो जाती है तो इनकी मात्रा का क्या हो जाता है, प्रयोग बढ़ा दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार से जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी उनमें घटिया वस्तु और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। इसके बाद है उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन। उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन, अगर यदि वस्तु में उपभोक्ता की रुचि है तो मांग में वृद्धि होगी, और रुचि नहीं है तो मांग में कमी होगी। इसलिए कि अगर उपभोक्ता की उस वस्तु में रुचि है, जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जीन्स पैंट में रुचि है तो साधारण जो पैंट होती है, सिंपल पैंट होती है, वो कितनी भी सस्ती हो, उनकी कीमत कितनी भी कम हो, या जीन्स पैंट की कीमत कितनी भी ज़्यादा हो, उसकी रुचि है, फैशन है, तो उसकी मांग कीमत बढ़ने पर भी बढ़ती है। और अगर हमारा छात्र उसकी रुचि उपभोक्ता की नहीं है तो वो मांग में चाहे जितनी भी कमी हो जाए उस वस्तु का वो उपभोग ज़्यादा नहीं करेगा, यानी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि रुचि, फैशन आदि का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर रुचि या फैशन अनुकूल है उपभोक्ता उसके प्रति तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्रतिकूल है यानी उसको वो पसंद नहीं है तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। तो इस आधार पर देखते हैं कि हमें किस प्रकार का मांग वक्र प्राप्त होगा। ये रुचि और फैशन का है और ये है मांग। अगर अनुकूल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रुचि ये है और ये मांगी जाने वाली मात्रा है। अगर रुचि बढ़ गई है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ जाती है। तो मांग वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है, रुचि कम हो गई, मांगी जाने वाली मात्रा भी कम हो गई। तो इस प्रकार से मांग वक्र कैसा, रुचि बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, रुचि कम होगी, फैशन के प्रति हमारा रुझान कम होगा तो मांग हमारी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से इसमें भी कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध, यानी मांग वक्र हमें ऊपर का जाता हुआ प्राप्त होता है। हाँ छात्रों, पांचवा पॉइंट है कीमत से संबंधित भावी संभावनाएं। ये भी मांग को प्रभावित करती हैं। तो ये कैसे करती हैं, अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत और बढ़ने की संभावना है तो आज बढ़ी हुई कीमत पर भी उस बढ़ी हुई मांग पर भी उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, और कम होने की संभावना है तो आज की कम कीमत पर भी मांग नहीं बढ़ेगी। मतलब ये कि अगर वस्तु की कीमत और बढ़ने की संभावना है और आज बढ़ गई, इसको हम उदाहरण लेते हैं जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल का दाम कल 60 रुपये था और आज 70 रुपये हो गया, यानी आज बढ़ा, लेकिन कल और बढ़ने की संभावना है, कल 80 होने की संभावना है। तो आज की जो बढ़ी हुई कीमत 70 रुपये है उस पर भी लोग ज़्यादा पेट्रोल खरीदेंगे। और अगर कीमत कम होने की संभावना है, इसको उदाहरण हम ले लेते हैं जैसे कि सोना है। सोने की कीमत वैसे ही ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर ये संभावना है कि भविष्य में अभी और कम होने वाली है तो आज जो कीमत थोड़ी बहुत कम भी हुई है तो भी उस पर मांग नहीं बढ़ेगी, लोग उसकी कीमत के कम होने का इंतज़ार करते हैं। तो कीमत की संभावना अगर भविष्य में और बढ़ने की है तो मांग में वृद्धि होती है, और भविष्य में कम होने की है तो मांग में कमी होती है। तो भावी संभावना और वस्तु की मांग के बीच का संबंध जो होता है
भावी संभावना में अगर कीमत में कमी होने की है, कीमत में कमी होने की है तो वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी और कम होने, और अगर कीमत में वृद्धि होने की है तो मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार जो मांग वक्र होगा उसको हम देखते हैं कैसा होगा। ये वस्तु की मात्रा है जो आज की कीमत पर है। अगर कीमत में वृद्धि की संभावना है तो मांग यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ जाती है। और अगर कीमत में कमी की संभावना है तो मांग क्या हो जाती है? और कम हो जाती है, यानी उसका इंतज़ार किया जाता है। तो मांग वक्र कैसा प्राप्त होगा? ऊपर की ढाल वाला। इसके बाद है जनसंख्या का आकार, यानी कि जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो मांग क्या होती है? ज़्यादा। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्रेता बढ़ेंगे तो मांग में वृद्धि होगी, और जनसंख्या कम होने पर क्रेता कम होते हैं तो मांग में कमी होगी। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भारत, जैसे हमारा देश भारत है, वर्तमान समय में पूरे विश्व में ये बात है कि भारत में युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा है। तो युवा वर्ग से जो उनकी आवश्यकता से संबंधित वस्तु है उसकी हमारे देश में मांग ज़्यादा है। और जापान है, जापान में वृद्धि मतलब जो प्रौढ़ हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनकी जो आवश्यकता की वस्तु है उनकी मांग ज़्यादा है। यानी कि जनसंख्या में जिसका आकार जिस प्रकार से ज़्यादा होगा उनसे संबंधित वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। तो इसको हम देखते हैं कि जनसंख्या और वस्तु की मांग में कैसा संबंध है। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो मांग में वृद्धि होगी, जनसंख्या में कमी हो रही है तो मांग में कमी होती है। इसमें भी धनात्मक संबंध होता है। इसका भी जो हमें वक्र है वो ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाला होता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है आय का वितरण। आय का वितरण, समाज में आय का वितरण समान होने पर मांग में वृद्धि होती है तथा असमान होने पर मांग में कमी होती है। समान आय वितरण का मतलब होता है समाज के सभी लोगों के पास आय का होना, धन का होना, क्रय शक्ति का होना। यदि सबके पास पैसा होगा, सबके पास धन होगा तो वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। और अगर सबके पास धन नहीं है, असमान वितरण है, यानी कि धनी व्यक्ति और अधिक, यानी कि जो अमीर है वो और अमीर और गरीब और गरीब, तो इससे क्या होगा कि अमीर व्यक्ति, थोड़े ही व्यक्ति होते हैं जो अमीर होते हैं तो वो विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेंगे, और गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो उनकी जो है निम्न कोटि की वस्तुओं की उनकी जो है आवश्यकताएं भी कम होती कि उनके पास धन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि समाज में, देश में वस्तुओं की मांग में कमी होने लगती है। इस प्रकार आय समान वितरण मांग में वृद्धि करता है और असमान वितरण मांग में कमी करता है। समान वितरण जो होता है आय का समान वितरण मांग में वृद्धि और आय का असमान वितरण मांग में कमी। और मांग वक्र भी हमें कैसा प्राप्त होगा? इसी प्रकार की ढाल वाला प्राप्त होगा, धनात्मक, यानी कि इसमें ज़्यादा वो असमान है तो मांग समान है तो मांग बढ़ी, असमान है तो मांग में कमी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मांग फलन है, मांग फलन यानी कि मांग की मात्रा कितनी होगी, ये किस पर निर्भर करता है? किसका फंक्शन है? पी एक्स का, पी आर का, वाई का, टी का, ई का और वाई डी। इन तत्वों का जो फलन होती है वो मांग होती है। ये तत्व इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि मांग की मात्रा कितनी होगी और किस प्रकार से कौन से तत्व का कैसा प्रभाव होता है, वो हमने मांग फलन के द्वारा देखा। मिलाओ हमको छात्रों, हमारी पुस्तक एनसीईआरटी 12वीं में मांग फलन के समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए हैं। उन उदाहरणों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो उदाहरण में फलन का जो समीकरण दिया गया है वो है y बराबर एफ एक्स, यानी y
किसका फलन है, x का। और यहाँ पर इन दोनों के मूल्य दिए गए हैं, तो इन दोनों मूल्यों के आधार पर उनका फलन किस प्रकार का है इसका हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। उदाहरण नंबर 1 में x का मूल्य है 0, 1, 2, 3 और y का मूल्य है 10, 15, 18, 20। उदाहरण नंबर 2 में x का मूल्य है 0, 5, 10, 20 और y का मूल्य है 100, 90, 70, 40। तो y बराबर f x के समीकरण के आधार पर हम यहाँ पे इसका विश्लेषण करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि x का जो फलन है, फंक्शन है, वो क्या है, y। तो y यहाँ पर क्या है, परतंत्र है, यानी कि इस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, x पर। और x यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि x का जो फंक्शन है, x की जो क्रियात्मक फलन है वो क्या है, y है। तो अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इसकी हम टेबल बना लेते हैं। ये है हमारा f(x) और ये है y। f(x) का मूल्य है 0, 1, 2, 3 और y का 10, 15, 18, 20। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन, ये इसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन और ये इसका फंक्शन क्या है, ये है, यानी कि इसके क्रियात्मक स्वरूप ये मूल्य प्राप्त होता है। और उदाहरण नंबर 2 का हम देखते हैं कि f(x) और y का मूल्य, इसमें 0, 5, 10, 20, y का मूल्य है 100, 90, 70, 40। तो इस प्रकार हमने दोनों मूल्यों की टेबल बना दी है। तो इस पर हम ये देख रहे हैं छात्रों कि ये जो स्वतंत्र परिवर्त है ये परतंत्र, यानी कि y का मूल्य किस पर आधारित है, इस पर आधारित है, x के मूल्य पर। तो हम ये देख रहे हैं कि जब x का मूल्य बढ़ रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, तो y इस पर निर्भर करता है, यानी इसके क्रियात्मक संबंध के फलस्वरूप। तो y का मूल्य भी जैसे जैसे x का मूल्य बढ़ रहा है, y के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 2 है उसमें हम देख रहे हैं कि x का मूल्य 0, 5, 10, 20, 0 से 5, 5 से 10 से 20 यानी बढ़ रहा है, परंतु y का मूल्य यहाँ पर 0 पर 100 है और फिर 90, 70, 40 यानी कि वो क्रमशः घट रहा है। x के मूल्य बढ़ रहे हैं और y के मूल्य घट रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों का फलन है y बराबर f(x), तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो संबंध कैसा है। उदाहरण नंबर जो 1 है उसका जो फलन है वो कैसा है, धनात्मक है। धनात्मक यानी कि जब x का मूल्य बढ़ रहा है तो y का मूल्य भी बढ़ता है। और यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक यानी कि x का मूल्य बढ़ने पर y का मूल्य घटता है, बढ़ने पर y का जो मूल्य है वो घटता है। तो अब इसके आधार पर हम यहाँ वक्र बनाते हैं। रेखा चित्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार का हमको रेखा चित्र प्राप्त होता है। दोनों तालिका, ये जो हमने तालिका बनाई है इन मूल्यों के आधार पर, उसके आधार पर वक्र का निर्माण कर रहे हैं। तो उदाहरण 1 में जब x का मूल्य 0 है, ये है 0, तो y का कितना है 10, 1 पर कितना है y 15, 2 पर कितना है, ये आए हम 18 और 3 पर कितना है, ये 20। ये हो गया 0, 10, 1, 15, 2, 18 और 3, 20। ये बिंदु इन मान को करते हैं और इन बिंदुओं को जो हमें रेखा द्वारा मिला देते हैं तो हमें ये क्या प्राप्त होता है, मांग वक्र। ये मांग वक्र किस प्रकार का है, ऊपर की ओर जाता हुआ, यानी कि दोनों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। और जब हम उदाहरण नंबर 2 के तालिका को यहाँ रेखा चित्र पे ड्रा करते हैं तो देखते हैं ये है
y जो कि परतंत्र है और ये है x जो कि स्वतंत्र है। 0 पर कितना है 100, फिर 5 पर कितना है 90, 10 पर कितना है 70 और 20 पर कितना है 40। और इन बिंदुओं को हम ये रेखा द्वारा मिला देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक वक्र जो नीचे की ओर जाता हुआ है जिसे कि हम मांग वक्र कहते हैं। तो ये जो मांग वक्र है यानी कि x और y के मूल्यों के आधार पर हमने रेखा जो खींची है उसे मांग वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर x पर आधारित जो y का मूल्य है, x के मूल्य बढ़ने पर y का मूल्य भी बढ़ रहा है, हम तालिका में भी देख रहे हैं और इसमें भी। तो इस प्रकार का जो हमें मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है दोनों की समान दिशा में, उसे हम वर्धमान फलन कहते हैं। कौन सा फलन कहते हैं छात्रों? वर्धमान फलन यानी वृद्धि वाला फलन। और जब x के आधार पर y का जो फलन है, y का जो मूल्य है वो विपरीत दिशा में होता है, यानी x का मूल्य बढ़ रहा है और y का मूल्य घट रहा है, तो उसके आधार पर ये जो तालिका और उसके आधार पर जो हमने वक्र है वो नीचे की ढाल वाला है। तो जब इस प्रकार का फलन हमें मिलता है ऋणात्मक ढाल वाला, तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं ह्रासमान फलन। तो छात्रों हमने देखा कि एक राशि जो कि स्वतंत्र होती है उसके आधार पर जो परतंत्र राशि होती है यानी उसका जो मूल्य है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है, यानी x के परिवर्तन आने पर y में यानी परतंत्र परिवर्तन में क्या परिवर्तन आता है उसे ही फलन कहते हैं, यानी कि मांग फलन, जिसे कि हमारे अर्थशास्त्र में समझाया गया है। इसी के आधार पर अब हम पढ़ेंगे छात्रों मांग का नियम क्या होता है। तो छात्रों हमने अब हमारा जो है हमें मांग का नियम पढ़ना है। मांग का नियम क्या होता है? तो ये समीकरण जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इस समीकरण के आधार पर किसी वस्तु की मांग इन तत्वों से प्रभावित होती है यानी निर्धारित होती है। लेकिन जो मांग का नियम है वो इसमें बोलता है कि मांग के नियम में जो मुख्य बात है वो है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर इसका मतलब ये है कि मांग के नियम में प्रमुख रूप से कीमत को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है छात्रों? कीमत को। तो इस प्रकार से मांग के नियम में जो बात है वो x यानी कि किसी वस्तु की जो मांग है, किसी वस्तु की जो मांग है वो किसका फंक्शन है, किसका फलन है? कीमत का। p माने कीमत का। यानी कि मांग के नियम की जो मुख्य बात है वो है वस्तु की मांग कीमत का फलन होती है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कमी तथा कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। कीमत बढ़ने पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कीमत में वृद्धि, ये ऐसे समझ सकते हैं। रुकिए, कीमत में वृद्धि तो मांग में कमी और कीमत में कमी तो मांग में वृद्धि। तो यहाँ पर जो मांग का नियम है, अभी तो हमने मांग पढ़ा था और मांग में हमने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की मांग इन सब बातों से निर्धारित होती है। लेकिन छात्रों मांग और मांग के नियम में एक विशेष अंतर है, वो अंतर हमें ध्यान रखना है। वो अंतर है कि मांग का नियम केवल हमें वस्तु की मांग और कीमत में संबंध को बताता है। मांग का नियम किसका प्रतिफल बताता है? केवल वस्तु की मांग और कीमत। मांग के नियम में किसे मुख्य बात को शामिल किया? वस्तु की मांग और कीमत में संबंध। यानी कि सिर्फ हमें ये देखना है कि कीमत कितनी है, उस आधार पर मांग कितनी होगी। तो ये हम सभी जानते हैं, सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि बाज़ार में जाते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो हम उसकी कम मात्रा खरीद कर लाते हैं और कीमत में कमी होती है तो हम उसको ज़्यादा खरीद के लाते हैं। तो यानी कि मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है?
विपरीत संबंध होता है। इसे हम तालिका द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये कीमत है और ये वस्तु की मात्रा है। कीमत है 10 रुपये, तो मात्रा कितनी है, मांगी खरीदी जा रही 100, कीमत है 20 रुपये, तो 200 रुपये, कीमत है 30 रुपये, तो ये 300। ये वस्तु की मात्रा है जो कि मांग की जाती है। तो इस तालिका में छात्रों हम देख रहे हैं कि जब कीमत 10 रुपये है तो मांग 100 और कीमत बढ़कर, सॉरी ये उल्टा हो गया, टेबल नई टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है। वस्तु की कीमत है 10 रुपये, तो कितनी मात्रा खरीदता है, 300 की। जब कीमत बढ़कर 20 रुपये हो गई है तो वो कितनी खरीदता है, 200। फिर कीमत बढ़कर 300 हो जाती है तो कितनी मात्रा खरीदता है, 100। तो इसको हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घट रही है। अगर हम उल्टा चलें तो जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है, 30, 20, 10, वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी तालिका के आधार पर हम रेखा चित्र बनाते हैं कि 10 रुपये इकाई पर कितनी मांग है, ये 300 इकाई की। 20 रुपये पे कितनी मांग है, 200, और 30 रुपये पे कितनी मांग है, 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्रों कि ये कीमत, जैसे मान लीजिए 20 रुपये पे 200 की मांग है, कीमत बढ़ गई 30 तो मांगी जाने वाली मात्रा कम हो गई, कीमत गिरकर 10 हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 300 हो जाती है। और इन बिंदुओं को अगर हम इस प्रकार रेखा चित्र मिलाते हैं तो हमको मांग वक्र मिलता है। मांग वक्र हमारा कैसा है, ऋणात्मक ढाल वाला है, ऋणात्मक ढाल। ये तो इस प्रकार से छात्रों मांग के नियम में जो मुख्य बात है वो है कीमत और वस्तु की जो मांग है उसमें ये क्या बताता है, विपरीत संबंध, यानी एक में वृद्धि दूसरे में कमी। तो मांग का नियम केवल कीमत के फलन के रूप में व्यक्त होता है। मांग का नियम किसका फलन होता है, कीमत का फलन। इसमें सिर्फ कीमत के फलन को मुख्य रूप से लिया गया है। तो इस प्रकार छात्रों आज का हमारा टॉपिक मांग के निर्धारक तत्व, उसके आधार पर मांग फलन किस प्रकार होता है, निर्धारक तत्वों के आधार पर मांग की मात्रा कितनी हम उपभोक्ता खरीदेगा, और उसके बाद मांग का नियम क्या होता है। छात्रों इसके बाद अभी मांग टॉपिक से संबंधित मांग की लोच, मांगी गई मात्रा, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इन सब को लेकर अगली सीरीज़ में हम आपसे